Hello everyone, my name is Jatin and we were doing exercise 13.2 of class 12th maths probability. इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 प्रीवियस वीडियो में कर दिया है. अगर वो वीडियो आपको देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करेंगे. तो लेट्स बिगिन. गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B such that probability of A is equal to 0.3 and probability of B is equal to 0.6. Okay, find probability of A and B. वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. और मैंने आपको बता रखा है जब भी एंड आए तो इसकी क्या बात कर रहा है वो, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी. अब ए इंटरसेक्शन बी कैसा निकालोगे आप, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इट मीन्स 0.3 इंटू 0.6 दैट इज 0.18 विल बी योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट कैसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी. देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, एंड नॉट बी मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब क्या है, देखो वेन डायग्राम से समझो. ये हमारे पास इवेंट ए है, ये हमारे पास इवेंट बी है. हमें क्या निकालना है, ए बट नॉट बी. ए तो चाहिए बट बी नहीं चाहिए. ठीक है, बात समझ में आती है इतनी. तो ये शेडेड पोर्शन आप कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं क्यों, तो क्या मेरे पास शेडेड पोर्शन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा शेडेड पोर्शन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.18 है. आंसर क्या हो जाएगा 0.12. समझ में आती है इतनी बात. ठीक है, सही किया ना मैंने, देखना 0.12 ही तो होगा आंसर. 8 और 2 10, हाँ ठीक है. ओके, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. और आ गया, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है. ठीक है, यूनियन कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, सबकी वैल्यूज हैं आपके पास. 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18 है ना. तो ये कितना होगा 0.9 माइनस 0.18. 0.9 में से 0.18 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0.172. ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए नीदर ए नॉर बी. पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे. थर्ड पार्ट है आप, सॉरी फोर्थ पार्ट है ये ना, फोर्थ पार्ट है आपका नीदर ए नॉर बी. अब इसको कैसे लिखते हो, नीदर ए नॉर बी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन लॉ, सबने पढ़ा है डी मॉर्गन लॉ पहली वीडियो. ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं. और इसका भी मतलब क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ओके, तो मतलब आपको क्या चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है ना मैं, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये शेडेड पोर्शन आपको चाहिए. आपके पास ए यूनियन बी तो है ना. 1 माइनस 0.72 कितना हो जाएगा 0.28. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया. क्वेश्चन नंबर 12 में चलूँ मैं. आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1. एक बार तो ऑड आ जाए वो तीनों डाई थ्रो करने के बाद. अब एक बार ऑड आने की, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है. अगर एक बार आया और 2 बार ऑड नहीं आया तो चल जाएगा. ठीक है, हम कंसिडर करेंगे. 2 बार ऑड आया, तीसरे में नहीं आया तो भी चल जाएगा. पहले और तीसरे थ्रो में ऑड आ गया, दूसरे में नहीं आया तो भी चल जाएगा. ठीक है, पहले और दूसरे में ऑड आ गया, तीसरे में नहीं आया तो भी चल जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे. तो इतने सारे केसेस बनाने से अच्छा है हम क्या करें, टोटल माइनस नो ऑड. टोटल सैम्पल स्पेस में से अगर मैं नो ऑड मतलब एक भी ऑड नहीं आया तो मैं ये बता सकता हूँ कि एक बार तो ऑड आया होगा. ठीक है, क्योंकि टोटल माइनस नो ऑड का मतलब क्या है, ऑल ऑड. ऑल ऑड मतलब एटलीस्ट 1 ऑड. ठीक है, एटलीस्ट 1 ऑड तो आना चाहिए. ठीक है, एक या एक से ज़्यादा, एग्जैक्टली एक बार भी चलेगा और एक से ज़्यादा तो चलेगा ही. तो टोटल में से नो ऑड अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ऑल ऑड आएगा. तो नो ऑड मतलब क्या आया होगा, फिर इवन आया होगा. अगर ऑड नहीं आया होगा तो इवन आया होगा. ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6. इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आने की क्या है 2, 4 एंड 6 दैट इज़ 3/6. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर है. ठीक है, टोटल के सैम्पल स्पेस को हम क्या बोलते हैं 100%, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो गया 3/6 दैट इज़ 1/2. 3 थ्रो हैं
तो पहले में भी नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया एंड तीसरे में भी नहीं आया, ठीक है। एंड बोल रहा हूँ ना मैं, तो इनटू, और ये 3 थ्रो का है, ये फर्स्ट थ्रो का है, ये सेकंड थ्रो का है और ये थर्ड थ्रो का है, ठीक है। तीनों बार ऑड नहीं आया, मतलब इवन आया, तो 1 माइनस 3 बार इवन, दैट इज ऑल ऑड। 7/8 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है भाई, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि विद रिप्लेसमेंट जहाँ भी आएगा, विद रिप्लेसमेंट जहाँ भी आएगा तो हम किसकी बात करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। मान लो अगर मैंने वो बॉल निकाल के बाहर ही रखी होती तो जो दूसरा बॉल है ना, दूसरे बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सैम्पल स्पेस भी तो कम हो गया। मान लो मेरे पास 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। अब तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई, 10 बॉल्स हो गई, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अब ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, मैं 5/10 होती, क्योंकि 5 ब्लैक और 5 रेड थी, टोटल 10 है, तो 5/10 होती, ठीक है। मान लो वो बॉल जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट होता। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि मैं वो बॉल को निकालूं और बाहर रखूं। अब दूसरी चांस है, दूसरे ड्रॉ में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/9 होगी। क्यों, क्योंकि अब ब्लैक कितनी बची, 4 बची, टोटल कितनी हो गई, अब 9 होगी, क्योंकि एक बॉल बाहर जा चुकी है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है। तो जो पहला प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट हो रही है ना पहले इवेंट से, सॉरी दूसरी प्रोबेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है पहले इवेंट से। दूसरे बॉल के लिए अब प्रोबेबिलिटी कम हो गई, उसके लिए सैंपल स्पेस कम हो गया, किसकी वजह से, विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से। वो पहला बॉल जो बाहर गया वो बाहर ही पड़ा रहा। अगर मैं उस पहले बॉल को भी वापस अंदर डाल देता ना, तो वापस से वो सैंपल स्पेस 10 हो जाता, तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल वुड बी 5/10 होती, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जब भी विद रिप्लेसमेंट आएगा तो मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, पहले वाले इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले इवेंट की अपनी एक वैल्यू है, ओके। जैसे ही विद रिप्लेसमेंट हो जाता है, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता है, वो डिपेंडेंट इवेंट्स होता है, ठीक है। बात समझ गए आप, ओके। तो ये ब्लैक 10 है और 8 रेड है, ठीक है। 8 रेड है, ब्लैक 10 है। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स आर रेड। दोनों ही रेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और विद रिप्लेसमेंट है तो मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दोनों बॉल रेड आ जाए। फर्स्ट ड्रॉ में भी रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/18। सेकेंड ड्रॉ में भी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/18, क्योंकि बॉल वापस डाली थी बैग में निकाल के, ठीक है। एंड बोला है बोथ बॉल्स आर रेड, तो जहाँ भी बोथ आता है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जहाँ भी बोथ आता है तो मतलब क्या, इंटरसेक्शन, तो बोथ आर रेड क्या हो जाएगा, 8/18 इंटू 8/18, इट मीन्स 4/9 इंटू 4/9, दैट इज़, ये 4/9 होगा ना, दैट इज़ 16/81 इज़ योर फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है, इसको मैं रखता हूँ। सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है कि फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक एंड द सेकेंड इज़ रेड। पहली बॉल तो ब्लैक होनी चाहिए, फर्स्ट इज़ ब्लैक, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 10/18, लेकिन सेकंड जो होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए। सेकंड रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/18, ठीक है। एंड लगा है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो मतलब 10/18 इंटू 8/18, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको 5/9 होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 4/9 होगा। क्या हो जाएगा आंसर, 20/81, ओके। थर्ड पार्ट कह रहा है वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड द अदर इज़ रेड। या तो पहली ही रेड हो, एक तो ब्लैक होनी चाहिए, दूसरी रेड ही होनी चाहिए। तो या पहली ब्लैक हो और दूसरी रेड हो, या पहली रेड हो और दूसरी ब्लैक हो, ठीक है। यही होता है वन ऑफ देम इज़, थर्ड पार्ट का आंसर है वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, ठीक है। तो पहली ब्लैक हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 10/18 इंटू दूसरी रेड हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 8/18, प्लस दूसरी रेड हो 8/18, पहली रेड हो 8/18 और दूसरी ब्लैक हो 10/18, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इसको, 5/9 इंटू 4/9 प्लस 4/9 इंटू 5/9, दैट विल बी 20/81 इंटू 2, ठीक है। यही होगा ना, 40/81 इज़ योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये है सेकंड पार्ट का आंसर, और ये है आपका थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली by A and B is 1/2 and 1/3. Probability that A will solve 1/2, B will solve 1/3, ठीक है। If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या तो एक सॉल्व कर ले A
या तो बी सॉल्व कर ले या दोनों सॉल्व कर ले, हमें सारे केसेस चलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा सुनो, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए मतलब या तो ए पूरा सॉल्व कर ले या सिर्फ बी पूरा सॉल्व कर ले या दोनों ही सॉल्व कर ले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, या तो ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे। ठीक है, इंटरसेक्शन मुझे हटाना पड़ेगा, फॉर्मूला तो यही होता है। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/3 डेट इज़ 1/6। ठीक है, प्लस कर लो दोनों को, 1+2 + 1+3 - 1/6। क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो ये 3 + 2 - 1/6 दैट इज़ 3 + 2 5, 5 - 4 4/6। ठीक है, 2/3 इज़ योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि ए सॉल्व करे बी ना कर पाए या फिर बी सॉल्व कर ले ए ना कर पाए। ठीक है, यही तो होता है। अब देखो कैसे लिखेंगे हम, या तो ए सॉल्व कर ले बी ना कर पाए यानी बी कॉम्प्लीमेंट, या मतलब और मतलब प्लस ए सॉल्व ना कर पाए और बी सॉल्व कर दे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे आप, 1 - 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 - ए सॉल्व कर दे यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 - बी सॉल्व कर दे यानी 1/6 दैट इज़ 5/6। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती है, सही कर रहा हूँ ना मैं, ये 1/3 है। टू बाई थ्री। ठीक है भाई, तो देखो या तो ए सॉल्व कर दे, ए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 और बी ना कर पाए यानी 2/3 प्लस या तो ए ना कर पाए 1/2 या बी कर दे 1/3। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 1/3 + 1/6 दैट इज़ इंटू 2 3/6 दैट इज़ 1/2 इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट, सॉरी, फर्स्ट पार्ट को करने का एक और तरीका है, वो मुझे बताना है आपको, वो मैं भी उसको प्रेफर करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का करने का तरीका, एक तो मैंने फॉर्मूले से आपको बताया, तो ए सॉल्व कर दे या तो बी सॉल्व कर दे। एक दूसरा भी होता है कि टोटल में से नो वन कुड सॉल्व, टोटल माइनस नो वन सॉल्व्ड, दोनों में से कोई ना कर पाए। ठीक है, टोटल में से अगर दोनों में से कोई ना कर पाए ये कर दूँ तो ये तो मिल जाएगा ना मुझे, कोई ना कोई तो कर दे देगा, एटलीस्ट वन विल सॉल्व, एटलीस्ट वन विल सॉल्व। ठीक है, इस मेथड से जाओगे तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। टोटल मतलब सैम्पल स्पेस 1 माइनस दोनों ही ना कर पाएँ यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था 1/2, बी कॉम्प्लीमेंट क्या था 2/3। ठीक है भाई, तो दोनों ही ना कर पाएँ यानी 1/2 इंटू 2/3, तो 1 माइनस 1/3 डेट इज़ 2/3 और 2/3 ही था ना आपका आंसर भी। ठीक है, ये दूसरा तरीका है पार्ट 1 को सॉल्व करने का। इसी मेथड से जाओगे तो और इजी आपको समझ में आएगा। देखो, वन कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कितने कार्ड्स हैं 52। ठीक है, सबको पता है, जिसमें से 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स की भी दो वेराइटीज़ होती हैं, कौन कौन सी होती है, क्लब एंड स्पेड होती है। ठीक है, और यहाँ पे रेड कार्ड्स की दो वेराइटी कौन सी होती है, हार्ट एंड डायमंड होती है। ठीक है, हार्ट एंड डायमंड दो कैटेगरी होती है रेड कार्ड्स की। सबसे पहला कार्ड सबका ए से एस होता है, बाकी 2 to 10 सबके नंबर कार्ड्स होते हैं। ओके, उसके बाद जो 3 कार्ड्स होते हैं वो किंग क्वीन और जैक होते हैं। यहाँ भी किंग क्वीन और जैक होंगे, यहाँ भी किंग क्वीन और जैक होंगे और यहाँ भी किंग क्वीन और जैक होंगे। ये होता है आपका 52 कार्ड्स का सैम्पल स्पेस, यानी 52 कार्ड्स है टोटल। यहाँ 13 13 13 एंड 13। ठीक है, गिन सकते हो आप। बोल क्या रहा है वो, RENFR इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस है ई, द कार्ड ड्रॉन इज़ अ स्पेड। अब स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्पेड कितने हैं 13 है, तो 13 कितने में से 52 में से यानी 1/4। ठीक है, एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज़ एन एस। एस कितने हैं 1 2 3 एंड 4 यानी 4/52 डेट इज़ 1/13। ठीक है, अब वो स्पेड है और एस है, स्पेड भी है और एस भी है, तो 1/52 क्योंकि एक ही तो है स्पेड और एस, ये रहा, तो 1 ओनली 1/52। क्या ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है वो क्या इंडिपेंडेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, देखो 1/4 इंटू 1/13 दैट इज़ 1/52। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
इंटरसेक्शन एफ मतलब इंडिपेंडेंट है, यस दीज आर इंडिपेंडेंट। ओके, फर्स्ट केस तो हमारा इंडिपेंडेंट है। सेकंड केस पे चलूँ मैं अब। सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस आपको कह रहा था कार्ड ड्रॉन इज़ अ ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज़ ब्लैक, तो मतलब ब्लैक कितने हैं? 26 है ना, हाँ 26 देखो ब्लैक है, तो 26/52 दैट इज़ 1/2। एफ क्या बोल रहा है? द कार्ड ड्रॉन इज़ ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज़ किंग। कितने कितने होते हैं किंग? सबको पता है किंग कितने होते हैं, 4/52 देख लो ना, किंग 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 4 होते हैं, यानी 1/13। अब देखो ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब इंडिपेंडेंट निकालने के लिए पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि वो ब्लैक और किंग, ब्लैक और किंग कितने हैं? ब्लैक के किंग कितने हैं? 2, 1/13 सॉरी 26 ना, हाँ ओके। अब मेरी बात सुनो, क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं? ये तो इंटरसेक्शन की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, 1/2 इंटू 1/13 दैट इज़ 1/26। अब ये इसके इक्वल आ गया, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है, देख लो ठीक है। ब्लैक ऑफ किंग ना, ब्लैक ऑफ किंग देखो ये रहा ब्लैक का किंग, तो 2/52 दैट इज़ 1/26, वहाँ से भी 1/26 ही आ गया आपका। ओके, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? द कार्ड ड्रॉन इज़ ईदर अ किंग और अ क्वीन। ईदर अ किंग और अ क्वीन मतलब किंग प्लस क्वीन। ई इवेंट क्या है? ईदर, ईदर मतलब यूनियन, किंग और क्वीन। ईदर आया ना, और भी आया, तो यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, यूनियन में हम प्लस करते हैं, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52 प्लस क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/52 दैट इज़ 4 2 ज़ा 4, 13 ज़ा 2/13। ओके, एफ इवेंट क्या है? ईदर अ कार्ड इज क्वीन, क्वीन और अ जैक, क्वीन प्लस जैक। ठीक है, ईदर लगाए क्योंकि, तो क्वीन कितनी है? 4/52 प्लस 4/52 दैट इज़ 8/52 अगेन, दैट इज़ 4 2 ज़ा 8, 4 13 ज़ा 2/13 यहाँ भी आ गया। अब इंटरसेक्शन निकालो दोनों का, दोनों का इंटरसेक्शन देखो। सबसे पहला इवेंट क्या था आपका? ई इवेंट था आपका किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, किंग और क्वीन। ठीक है, एफ इवेंट क्या था आपका? एफ इवेंट था आपका क्वीन और जैक, क्वीन और जैक, क्वीन और जैक, क्वीन और जैक, क्वीन और जैक। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों इवेंट में क्वीन ही तो कॉमन है, क्योंकि वो किंग के साथ भी आ रही है और जैक के साथ भी आ रही है, तो क्वीन कितनी है? तो इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? क्वीन यानी 4/52, ठीक है, यानी 1/13। अब क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 2/13 इंटू 2/13 दैट इज़ 4/169। अब दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1/13, तो ये इंडिपेंडेंट थर्ड वाला केस नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चलूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है कि इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% का मतलब क्या होता है? 60/100 दैट इज़ 0.6, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी। ठीक है, इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? 40% यानी 0.4, 40/100, और दोनों कितने पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी? 0.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ना तो वो हिंदी पढ़ती है ना वो इंग्लिश पढ़ती है। ठीक है, हिंदी है ये। ओके, इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन लॉ यही होता है, और इसका भी मतलब क्या होता है? ये होता है। ठीक है, और ये आप यूनियन आप निकाल ही सकते हो यूनियन का फॉर्मूला लगा के। यूनियन का फॉर्मूला सबको पता है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डी मॉर्गन लॉ कॉन्सेप्ट वीडियो में, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, कितना हो गया? 0.8। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितने आ गई आपकी? 0.8 है ना, सही करी है ना मैंने, सॉरी यूनियन की, तो 1 माइनस 0.8 विल बी 0.2 इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या है? इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो गिवन चीज़ क्या है? हिंदी न्यूज़पेपर नीचे आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला सबने पढ़ा है, मैंने एक्सरसाइज 13.1 की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, लिंक नीचे आपको मिल जाएगी।
हिंदी का क्या है 1/3 आ गया, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वही इसका रिवर्स है कि वो इंग्लिश पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी अगेन 0.2/0.4 दैट इज़ 1/2। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए आपके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी है यहाँ पे, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड में कितने आउटकम्स होते हैं, 36 आउटकम्स होते हैं। अब मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, चलो लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ये इजी क्वेश्चन है। ये याद कर लेना भाई, काम आएगा। ठीक है, ये 12th तक काम आएगा आपका, कहीं कोई सोच रहा हो कि इसके आगे काम ना है, एक क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं है, ये आगे भी बहुत जगह यूज़ होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबको पता है 2 होता है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद की टेबल में आता है बस, और किसी की टेबल में नहीं आता। 4 जो है वो प्राइम नहीं है, 4 जो है वो 2 की भी टेबल में आता है और 4 की भी टेबल में आता है और 1 की टेबल में तो आता ही है। तो एक से ज़्यादा जो टेबल में आते हैं वो प्राइम नहीं होते। प्राइम कौन होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो 2 अपनी टेबल में आता है, 2 प्राइम नंबर भी है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और 2 इवन भी है। ठीक है, तो ये 2 दोनों डाई में आ जाए, इसका कौन से क्या पॉसिबिलिटी है, यही तो है, और सब में कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, प्राइम नंबर आ जाए, इवन आ जाए, दोनों में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है और टोटल आउटकम 36 है, तो 1/36 इज योर आंसर। ठीक है, विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 13.2। लेट्स वेट फॉर बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम करवाऊंगा मैं, जल्दी आ जाएगी उसकी वीडियो, वो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं और डालूंगा, क्योंकि केवल एनसीईआरटी करके जाओगे तो मेरे ख्याल से उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक वीडियो और डालूंगा मैं, ठीक है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके निकालूंगा आरडी से। ओके, और बेस थ्योरम के लिए वेट करो। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, यार लाइक्स नहीं आ रहे वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।